सुर्खियों में हम हर रोज अखबारों की खबरों पर चर्चा करते हैं। अखबारों की खबरों पर चर्चा करने के लिए वर्षा हमारे साथ में मौजूद है। अखबारों की खबरों में अगर देखा जाए वर्षा, तो क्या क्या खबरें आप प्रमुखता से देख पा रही है? सर, जैसे कि आज का जो खबर मैं देख पा रही हूँ कि सत्ता का उपयोग जनता की सेवा में करती है भाजपा। जेपी नड्डा ने कहा था, कल रायपुर उनका दौरा चला था, तो जेपी नड्डा ने ये भी कहा था कि सत्ता के उपयोग जनता की सेवा में करती है भाजपा, ना कि सत्ता जनता के विरोध में करती है। चलिए, एक खबर जो भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को लेकर आज अखबार में काफी प्रमुखता से है। 2 दिनों की चर्चा अगर देखी जाए तो संविधान के आमने-सामने पक्ष विपक्ष है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के बजाय सत्ता को ही चुना है, ये राजनाथ सिंह का कहना है। बैलेट पर चुनाव करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी है। तो लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों को गौरवशाली यात्रा पर 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिनों की चर्चा शुक्रवार से शुरू हुई है और सत्ता पक्ष से शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 70 मिनट के संबोधन में राजनाथ ने कांग्रेस पर संविधान से छेड़छाड़ करने जैसे कई आरोप लगाए और इसमें पिछले सालों में देश के संविधान को हाईजैक करने की कोशिश होती रही है और संविधान निर्माण में कई लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकारा गया, ये राजनाथ सिंह का कहना है। वहीं अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वायनाड सीट से चुनकर आई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा को पहली बार संबोधित किया। करीब 32 मिनट के भाषण में प्रियंका ने संविधान संशोधन, जवाहरलाल नेहरू के अच्छे कामों, किसान आंदोलन, दल बदल और अडानी प्रेम पर सरकार को निशाने पर लिया। सरकार लेटरल एंट्री से संविधान कमजोर कर रही है, ये प्रियंका गांधी का कहना है। लोकसभा के नतीजे ऐसे न आए होते तो संविधान बदलने का काम शुरू हो गया होता, ये भी पुरजोर तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा। तो ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हुई है संसद में। आपने जिस तरह से जेपी नड्डा का जिक्र किया, जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पे रहे, एक दिवसीय दौरे पे, और इसमें उन्होंने मातारी वंदन योजना को लेकर सीधे तौर पे कांग्रेस पर निशाना साधा। शायद सरकार के एक साथ पूरा होने पर भाजपा ने मनाया, जनादेश पर मातारी वंदन योजना बंद नहीं होगी, ये नड्डा ने कहा है। और साथ ही अगर देखा जाए तो इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगले 3 साल ऐसी थीम पर काम होगा, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा। तो छत्तीसगढ़ में शायद सरकार के एक साथ पूरे होने पर जिस तरह से जनादेश परत के जरिए सरकार अपनी बात को रख रही है, वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही डबल इंजन की सरकार के फायदे भी उन्होंने बताए। नड्डा ने यह भी कहा कि मतारी वंदन योजना के नाम पर कांग्रेस लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन मतारी वंदन योजना चलती रहेगी और कांग्रेस का खोटा सिक्का नहीं चलेगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस से को खोटा सिक्का करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, उससे जो भी चिपकता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन रहा जनादेश पर्व के जरिए, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जब यहाँ पे पहुंचे तो जहां वो एक तरफ कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे थे, वहीं सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी वो रखते नजर आए। वर्षान खबरें जो प्रमुखता से आज अखबारों में है। जी सर, जैसे कि आपने जिक्र किया था संविधान का, तो कुछ लोगों ने संविधान को जेब में रखा है। जैसा हमारे देश में जैसे देश का संविधान का संघ का विधान नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा में विधानसभा पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा कांग्रेस पर मणिपुर संभाग में हथियार घटनाओं को लेकर अंधाधुंध साझा है। चलिए, एक खबर जिस पे आना चाहूंगा कि ईपीएफओ को लेकर एक खबर काफी प्रमुखता से अखबारों में है कि 50% की रकम ही होगी एटीएम से निकासी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है और बताया ये जा रहा है कि नए प्रावधानों के तहत जो भविष्य निधि पीएफ की कुल जमा राशि का 50% एटीएम जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। पहले ये होता था कि ये राशि जमा हो जाती थी जब एम्प्लॉई अगर किसी संस्थान को छोड़ता था तो वो ऐड होकर उसके अकाउंट में मिल जाता था, लेकिन अगर जमा हुई राशि में अगर 50% मिलने की संभावना बनती है तो ये कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला माना जा सकता है और इससे कहीं ना कहीं जो ईपीएफओ की तरफ से जो कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए बेहतर साबित होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ठंड की खबर भी काफी प्रमुखता से है और अखबारों में आज रायपुर समेत कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में 15 दिसंबर तक शीतलहर जैसे हालात बने। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में
जिस तरह से ठंडी हवा चलने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात ही नहीं या दिन में भी शीतलहर की हालात बने हुए हैं। आप मौसम से संबंधित क्या क्या खबरें अन्य अखबारों में देख पा रही है वर्षा? सर मौसम से संबंधित जैसे कि देखा जाए रायपुर में भी अभी ठंड बहुत बढ़ी हुई है। अभी 2-3 दिन से कुछ लगातार ठंड का जो शीत है वो चल ही रहा है लहर। और साथ में अगर देखा जाए कि सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा संभाग में बहुत ज्यादा ठंड की मात्रा बढ़ी हुई है। वहां तो बर्फ की चादरें बिछी हुई है। मैनपाट जैसे हिल स्टेशन जगहों पे तो मैनपाट में अभी जाना मुश्किल है, क्योंकि अंधाधुंध धुएं की वजह से ना तो रास्ता दिखने का कगार में है और ना ही वहां पे लोग रह सकते हैं। चलिए, महादेव सट्टा ऐप पे एक खबर काफी प्रमुखता से अभी हाल ही में दुबई में जो भागवत वहां पे हुआ, वहां पे जो धार्मिक कार्यक्रम हुए पंडित प्रदीप मिश्रा के, उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। लेकिन सट्टे का पैसा शेयर मार्केट में करता था निवेश, ये खबर काफी प्रमुखता से है। महादेव सट्टा, बंगाल में ईडी की छापेमारी, 130 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। महादेव सट्टा में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार आरोपी गोविंद केडिया के पश्चिम बंगाल स्थित आधा दर्जन ठिकानों में छापेमारी की है। और जांच के दौरान दस्तावेज जो मिले हैं उसमें आरोपी ने सट्टे का पैसा शेयर मार्केट में लगाया, इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। महादेव सट्टा जो काफी बड़े बड़े स्कैम के तौर पर देखा जाता है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय इस पर काफी कुछ हंगामा होता नजर आया। बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन महादेव सट्टा ऐप में लगातार कार्रवाइयां भी हो रही है और एक के बाद एक परत दर परत कई सारे खुलासे भी होते जा रहे हैं। और अन्य खबरें जो अखबारों में प्रमुखता से, अन्य खबरें मैं देख पा रही हूँ सर, जैसे कि अब हमारे जाने माने एक्टर्स अल्लू अर्जुन के बारे में कहूंगी कि कल अल्लू अर्जुन का गिरफ्तार हुआ था। जैसे पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद से अल्लू अर्जुन का गिरफ्तारी के सामने आया था और साथ ही जमानत के बाद भी अल्लू अर्जुन को छोड़ा नहीं गया था सर। चलिए, इधर अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है और उनके ठीक दौरे के पहले बड़े स्तर पर नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार सफलता भी मिल रही है। और सरेंडर नक्सली हथियार छोड़ किस तरह से खेलों में किस्मत आजमा रही, ये भी खबर काफी प्रमुखता से आज अखबार में बनी हुई है। और बीजापुर में जिसमें मुठभेड़ की चर्चा कर रहा था कि 2 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है, तो लगातार जवानों के हौसले बुलंद है। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो नक्सल ऑपरेशन पे यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। और जिस तरह से उनके दौरे के ठीक पहले लगातार नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिल रही है, तो अभी हाल ही में जो बीजापुर में मुठभेड़ हुआ है उसमें मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें से एक पर 1 लाख रुपए इनाम घोषित था। और जानकारी के अनुसार नेंड्रा एवं पुंडूर में जंगल में सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें जवानों ने 1 लाख इनामी एरिया CNM अध्यक्ष सोमरा कमलू एवं नेड्रा RPC जनताना सर्कल उपाध्यक्ष कवासी हुंगा को ढेर कर दिया है। एक बड़ी सफलता यहाँ पे पुलिस और जवानों को मिली है। दूसरी तरफ मैं बस्तर ओलंपिक का जिक्र कर रहा था। सेंट्रल नक्सली हथियार छोड़ खेलों में किस्मत आजमा रहे हैं और बस्तर ओलंपिक में जिन पर हमला करते थे आज उन्हीं युवाओं के साथ खेल रहे हैं पूर्व नक्सली। और कल यहाँ पे अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें भी आज अखबार में काफी प्रमुखता से है कि बस्तर की पहचान गोली बारूद से नहीं बल्कि खेलों से भी होने लगी है। खेलों के जरिए बदल रहे बस्तर में नक्सली भी शामिल हो रहे हैं। और शुक्रवार से समाज स्तरीय बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई। इसमें खास बात ये देखने को मिल रही है कि पहले जिन हाथों में हथियार हुआ करते थे उनके हाथों में वॉलीबॉल है। और साथ ही सफेद जर्सी पहने खिलाड़ी आत्मसमर्पित नक्सली जो खेल में अपना जौहर दिखाते नजर आ रहे हैं। हल्बी शब्द नुआ पाठ का हिंदी में अर्थ नया रास्ता होता है, तो नुआ पाठ का भी इस्तेमाल हो रहा है। आत्मसमर्पित नक्सली नए रास्ते पर चल रहे हैं और नुआ बाट टीम से खेल रहे आत्मसमर्पित नक्सली पहले बस्तर के बिहेरों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। नुआ बाट जो टीम है उस पर इन दिनों काफी निगाहें हैं सबकी। और माना यह जा रहा है कि इस सफेद जर्सी में जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो बस्तर में नए शांति की ओर किस तरह से आगे बढ़ा जाए उस ओर इनकी सफेद जर्सी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। अमित शाह भी आएंगे तो इनसे मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम भी है। तो बस्तर में जिस तरह से लगातार ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, पैरेलल किस तरह से सामाजिक के तौर पे भी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शामिल किया जाए उसको लेकर भी सरकार लगातार पहल कर रही है। वर्षा, अन्य खबरें?
अन्य खबरों में मैं देख पा रही सर, रायपुर की खबर है, ये करोड़ों से खड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर अब सेटअप के लिए नहीं है उनके पास पैसा। नगर निगम की योजना शाखा ने 10 लाख रुपए का भेजा था प्रस्ताव। नगर निगम द्वारा मेवा में 4 करोड़ रुपए खर्च कर गवर्नमेंट फैक्ट्री का रुपए खर्च करने का दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने का किया गया था वादा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने के बाद से सेटअप करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। चलिए, जिस तरह से मैं अभी पिछली खबर पर चर्चा कर रहा था, अभी अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि जब मिनट टू मिनट कार्यक्रम आएगा तो जहां वो रायपुर में भी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि नक्सलगढ़ में रात गुजारेंगे वो, और अबूझमाड़ में माना ये जा रहा है कि अबूझमाड़ में वो रात बिताने की उनका कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो नक्सलगढ़ में रात गुजारने वाले पहले गृह मंत्री होंगे शाह, और कल से 2 दिन का उनका बस्तर दौरा है। पूर्ववर्ती गांव या अबूझमाड़ जाने की संभावना जताई जा रही है। तो बहरहाल अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, जब नक्सलवाद को खत्म करने का एक समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया है। अन्य खबरों पर अगर देखा जाए वर्षा, तो और क्या खबर देख पा रही है? जैसे कि सर मैं देख पा रही हूँ कि बांग्लादेश की बात करूंगी मैं, कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से हिंसा चिंता का विषय है। ये बहुत बड़ा समस्या है सर, कि यहाँ विदेश में मंत्री एवं जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस बीच में एक खबर ये भी है कि ऑनलाइन नीलाम होंगे रेत घाट, एक को सिर्फ 5 खदानें मिलेंगी। बोलीदार कंपनी में कराएंगे रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज सिक्योरिटी मनी उसी के पास जमा करेंगे। ऑनलाइन नीलामी की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड भी की जाएगी। आसान प्रक्रिया से अवैध खुदाई पर लगेगी रोक। तो अक्सर जो रेत घाटों पे अवैध खुदाई की स्थिति रहती है, उससे निपटने के लिए एक बड़ी पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑनलाइन नीलामी होने की पूर्व प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया जाएगा, ताकि विवाद की स्थिति में इसकी जांच की जा सके। बोलीदार नीलामी की प्रक्रिया को बगैर नीलामी स्थल पर घर बैठे ही मोबाइल पर देख सकेंगे। इसके लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए कंपनी के द्वारा एक लिंक जनरेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से बोलीदार प्रक्रिया को ऑनलाइन देख सकेंगे। तो एक बड़ी पहल यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा अक्षय महाकुंभ 5,500 करोड़ रुपए के 167 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। पीएम मोदी बोले, ये एकता का महायज्ञ, यहाँ भेद खत्म हो जाता है। ये खबर भी काफी प्रमुखता से आज अखबार में बनी हुई है। मजदूरों को बेवजह भर्ती कर 10 लाख के इंसेंटिव पाने वाले हेल्थ अफसर सस्पेंड किए गए हैं। तो ये राजधानी सटे अबनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उमेश विश्वास को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। डॉक्टर उमेश पे आरोप है कि उन्होंने मरीजों के इलाज के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धांधली की। तो बहरहाल इस तरह की जो स्थिति अक्सर देखने को मिलती है, उसमें अधिकारियों को सबक लेना चाहिए, और ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं जो मरीज होते हैं वो अपने आप को ठगाई महसूस करते हैं। तो ये खबर भी काफी प्रमुखता से है। इसके अलावा विहिप के कार्यक्रम में दिया गया भाषण, जो जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस 55 सांसदों के हस्ताक्षर दिए गए हैं, जिसमें विभिन्न विपक्षी दलों ने 55 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा सचिवालय को नोटिस सौंपा है। इसमें कहा गया है कि जस्टिस यादव ने संविधान का उल्लेख करते हुए नफरत फैलाने वाला भाषण दिया है। जस्टिस यादव ने 8 दिसंबर को इस कार्यक्रम में कहा था, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार देश चलेगा। तो इस पे ऐतराज जताया है, और इस पे 55 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका से जो खबर आ रही है कि सेना की मदद से बाहरियों को निकालेंगे, ट्रंप की धमकी, जो देश अवैध प्रवासी नहीं लेंगे उनसे व्यापार भी बंद किया जाएगा। तो सीधे तौर पर ट्रंप की चुनौती है, और सैनिकों की सहायता से अवैध निवासियों को निकालने की बात उन्होंने कही है कि जो अवैध प्रवासी है उनको बाहर किया जाएगा। अन्य खबरें वर्षा? अन्य खबरों को मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि एकता का महायज्ञ है महाकुंभ, जैसा कि आपने बोला था, मोदी जी ने जैसे कहा था कि प्रयागराज में सीएम ने महाकुंभ की कुशलता संपन्न के लिए किया कुंभ अभिषेक। चलिए, इन दिनों सबकी नजर नगरीय निकाय चुनाव पे है। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों को लेकर हर रोज खबरें अखबारों में बनी रहती है। आज अगर खबरों की बात की जाए तो आचार संहिता से चुनाव तक पार्षद प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 8 लाख, बैनर पोस्टर शामिल है। इसमें नगर निगम में होने वाले चुनाव के लिए पार्षद प्रत्याशियों के खर्च की सीमा राज्य शासन ने तय कर दी है।
अब हर प्रत्याशी अधिकतम 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। पिछले चुनाव में उनके चुनावी खर्च की सीमा 5 लाख रुपए तक थी, यानी हर प्रत्याशी पिछले चुनाव की तुलना में 3 लाख रुपए अधिक खर्च कर सकते हैं। चुनाव आयोग खर्च का ब्यौरा चुनाव आचार संहिता लागू होने के दिन से रखेगा। हालांकि प्रत्याशी अंतिम सूची जारी होने के दिन से अपना हिसाब किताब देंगे। तो 70 पार्षदों वाले रायपुर नगर निगम के पार्षदों के लिए खर्च की तय सीमा पिछले चुनाव की तुलना में 60% बढ़ाई गई है। सबकी नजर है अधिकतम व्यय राशि की अगर बात की जाए तो 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले निगम 2024 में 8 लाख, 2019 में 5 लाख खर्च कर सकते थे। 3 लाख से कम आबादी वाले निगम अगर देखा जाए तो 2024 में जो कहा जा रहा है 5 लाख, 2019 में 3 लाख खर्च कर सकते थे। नगर पंचायत 50,000 से बढ़कर 75,000 हुए हैं। नगर पालिका में जनसंख्या 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। तो ये नगर निगम जो नगरीय निकाय जो चुनाव है उससे संबंधित खबर काफी प्रमुखता से देखने को मिलेगी। वर्षा सर, ये जैसे कि आपने कहा था पार्षद प्रत्याशी 8 लाख खर्च कर सकेंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो नगरीय चुनाव और पंचायती चुनाव है उसके लिए खर्च तो होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जोरों शोर से तैयारी चल रही है। दोनों पक्षों में और दोनों विपक्षों में दोनों तरफ से चाह रहे हैं कि नगरीय चुनाव के लिए या तो इधर से खर्च हो या तो उधर से हो। दोनों तरफ से प्रत्याशी जो है बहुत ही मतलब चाह रहे हैं कि उत्सुकता के साथ हो, और भाजपा जो चाह रही है कि इस बार भी जीत उनकी ही हो। चलिए, कुछ ऐसी खबरें जो हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप पे हर कोई यूज करता है। व्हाट्सएप में अब मजेदार अंदाज में वीडियो कॉल, ये खबर भी प्रमुखता से है कि व्हाट्सएप पे अब यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान 10 मजेदार इफेक्ट्स चुन सकते हैं। इससे माइक्रोफोन फकरे या पानी के अंदाज नजर आ सकते हैं। वहीं ग्रुप चैट ऑप्शन में जाकर किसी एक विशेष मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप में नया फीचर मिलने जा रहा है, जिससे व्हाट्सएप यूज करने वाले जो उपभोग करता है उनको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। ऐसे फीचर कभी मैसेंजर में देखने को मिलते थे, तो इस फीचर से क्या बदलाव होगा व्हाट्सएप में, ये गौर करने वाली बात होगी। लेकिन भारत में व्हाट्सएप करीबन हर व्यक्ति यूज करता है, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति यूज करता है। और ऐसे में व्हाट्सएप में ये जो नया फीचर आने वाला है उसका इंतजार सभी को रहेगा। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट को लेकर अक्सर बहुत सारी बातें कही जाती रही है, और पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक सम्मेलन में ये कहा कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो भारत में सड़क हादसों को लेकर जो आंकड़े आते हैं उसको रखने में वो अक्सर उनको शर्मिंदगी होती है। और ऐसे में अब सरकार ये पहल कर रही है कि जो ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पे हादसे अधिक होते हैं, उनको चिन्हांकित किया जाए। तो 2029 तक ठीक होंगे 13,000 ब्लैक स्पॉट, ये खबर भी प्रमुखता से है। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे NH पर 13,000 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की है। और केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि NH पर सुरक्षित सफर के लिए ब्लैक और स्पॉट हटाने का काम 2029 तक के पूरा हो सकेगा। ये खबर भी आज प्रमुखता से अखबार में बनी हुई है। वर्षा सर, मैं अन्य खबर पे आना चाहूंगी, जैसे कि 5 लाख रोजगार करेगी सृजन। साय ने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती में 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाएंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि हमने नई उद्योगी नीति तैयार की है, जिसमें अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश में मध्यम में से 5 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हमने शासकीय सेवाओं में हजारों पदों में भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी है। चलिए, तो अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते कुछ खबरों को न्यूज ब्रीफ में देख ले। जिससे न्यूज ब्रीफ में जिन खबरों को रखा गया है, मंदिरों में VIP दर्शन पर जनवरी में सुनवाई होने वाली, क्योंकि कई मंदिरों में VIP दर्शन को लेकर मोटी रकम ली जाती है और VIP के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। वही जो आम श्रद्धालु होते हैं उनको लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, और ऐसे कई बड़े मंदिरों में ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मंदिरों में VIP दर्शन के लिए लगाए जाने वाले शुल्क के खिलाफ याचिका पर जनवरी 2025 में सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ये प्रतानुच्छेद 14 और 21 के तहत संविधान का उल्लंघन है। ये शुल्क के आधार पर भक्तों से भेदभाव करता है। तो ये खबर न्यूज ब्रीफ में काफी प्रमुखता से है। पत्नी अकेले वॉक पर गई तो दे दिया 3 तलाक, ये महाराष्ट्र के ठाणे से खबर निकल के सामने आ रही है। अब RBI को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी हाल ही में कई एयरपोर्ट पर बम
से उड़ाने की धमकी निकल के सामने आ रही थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की भी धमकी मिली। साथ ही एक खबर और है कि एनआईए टीम को घेरने पर 111 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। झांसी से खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो सियासी रैलियों में मौत, गिरफ्तारी नहीं, जो सियासी रैली होती है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद में एक खबर काफी प्रमुखता से है कि नेता और सियासी रैली, इन रैलियों में भी मौतें हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसको लेकर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, बेल लेकिन रात में जेल में ही काटी उन्होंने। और प्रीमियम के दौरान जो भगदड़ में महिला की मौत का मामला है, उसको लेकर अखबारों ने अलग अलग तरीके से खबर की है, लेकिन इसको सियासी रैली से भी जोड़ा गया है कि 12 अप्रैल 2024 चुनाव के बीच लखनऊ में साड़ी बांटने के दौरान भगदड़, 22 की मौत, भाजपा नेता लालजी टंडन पर एफआईआर हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, 2007 में बरी हो गए। 16 अप्रैल 2016 तमिलनाडु में जयललिता की रैली में भगदड़, 2 की मौत, एफआईआर भी नहीं हुई। तो इस तरह से कई रैलियों का जिक्र किया गया है कि क्या स्थिति बनती है, वो खबरें भी काफी प्रमुखता से है। एक खबर और जिस पर आना चाहूंगा संक्षिप्त में, दुकान में महिला को चाकू मारने वाला अब तक फरार है। ये टीकापारा क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसको लेकर खबर है। अपहरण करने वाला 1 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। मंदिर हसौद इलाके में एक युवक का अपहरण कर मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने 1 साल बाद गिरफ्तार किया है। नागपुर शहडोल एक्सप्रेस चलेगी रूट बदल के, कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है। साथ ही महाकुंभ को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला किया है कि कोहरे की वजह से कुछ दिनों के लिए कुछ ट्रेनों का स्थगित किया गया था, लेकिन महाकुंभ जो इलाहाबाद में होने वाला है उसको लेके इन ट्रेनों को यथावत रखा गया है। तो ये भी खबरें काफी प्रमुखता से आज अखबारों में बनी हुई। अखबारों की खबरों पे हमने चर्चा की, वर्षा हमारे साथ में मौजूद थी। तमाम खबरों पे चर्चा करने के लिए वर्षा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।